तो सबसे पहले समझते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी ने जो है एटम को डिफाइन किया। एटम क्या है वो समझ में आया हमें ये थ्योरी पढ़ने के बाद। तो डाल्टन ने, जॉन डाल्टन इनका रियल नेम था, फुल नेम जॉन डाल्टन। उन्होंने बताया कि एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलते हैं एटम। ये वाले पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। उन्होंने जो कुछ भी थ्योरी, जो कोई भी आइडेंटिफाई किया, वो सब उन्होंने एक थ्योरी में डाल दिया। और वो जो थ्योरी है उसको हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा है। पोस्टुलेट्स यानी कि उनके जो, हम ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने जो समझा थ्योरी से और हमें समझाना चाहे, वो सब सारे हमारे पोस्टुलेट हो गए। तो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखो। ओके, तो ये 6 पोस्टुलेट्स आर देयर। तो बेसिकली अगर ऐसा इसमें देखने को जाए तो डाल्टन ने जो है हमें समझाए हैं, जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, वही लॉज को फिर से समझाने की ट्राई करी है। ओके, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया गया है मास कंजर्वेशन वाले लॉ पे ऊपर, और दूसरा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाले। एक एक करके देखेंगे, समझ में आएगा कि कैसे वो रिलेट करते हैं वही दो लॉज के साथ। तो पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट जो है दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब उन्होंने पहला जो बताया दैट इज, उन्होंने बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये थ्योरी जो है दैट वाज गिवन इन 1808। उसके बाद काफी सारे चेंजेस हुए, काफी सारे रिसर्चेस हुए, और उसके ऊपर से हमें पता चला कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह, न्यूट्रॉन, ये सब है। ओके, तो इसको बाद में फॉल्स किया गया, लेकिन ये बेस था एटम्स को समझने के लिए, पार्टिकल्स, मैटर्स को समझने के लिए बहुत ही बेसिक थ्योरी था, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो उन्होंने बताया कि मैटर्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड दे आर इनडिविजिबल। दूसरा पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास। मतलब सबका मास, कोई एटम, कोई मैटर है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। सपोज मैं एक कॉपर का टुकड़ा लेता हूं जिसमें सारे कॉपर 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 है, तो इसके जितने भी एटम रहेंगे वो सारे कॉपर के एटम रहेंगे, और ये कॉपर के एटम जो है उसका मास सेम रहेगा। ओके, एक कॉपर दूसरे कॉपर के साथ एग्जैक्टली सेम मास रखेगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम टू सेम रहेगी। मतलब अगर एक एलिमेंट आपने लिया हुआ है, एक एलिमेंट आपके पास है, तो उसके जितने भी एटम्स है उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। ये सारा आप 9th में भी पढ़ चुके हो, आई नो, लेकिन थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, है ना। जैसे कॉपर का ये एक मास हो गया, फिर हम अगर Na ले सोडियम, तो सोडियम का अलग मास होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मासेस, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मासेस, एंड उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, क्योंकि ये कॉपर है, वो सोडियम है, ये सुरेश है, वो रमेश है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो, ये बात आ गई फिर डिफाइनेट प्रोपोर्शन वाली। देखो, एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो एक स्मॉल होल नंबर्स में होता है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है डिफाइनेट प्रोपोर्शन वाले में कि होल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। और इसको ऐसे ही याद रख लो कि एटम्स जो है कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, दूसरा ये अपना जो ये लॉ है दैट इज डिफाइनेट प्रोपोर्शन वाला, याद करो। The relative number and kinds of atom are constant in a given compound। यही बात फिर से हो गई कि कंपाउंड के अंदर जो एटम्स कंबाइन हुए हैं, पहले समझो, एटम्स ने कंबाइन होके कंपाउंड बनाया, तो कंपाउंड के अंदर क्या है, एटम्स। तो एटम्स जो है, एटम्स जो है जो कंपाउंड बना रहे हैं, या फिर एक कंपाउंड है समझो H2O, तो उनका जो रिलेटिव नंबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो ये जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। NaCl, NaCl, Na का कितना नंबर है 1, Cl का कितने कितने Cl है यहाँ पे 1, तो ये 1:1, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट का मतलब है। एंड सिक्स पोस्टुलेट जो कि हमारा मास कंजर्वेशन वाला लॉ, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो, एटम्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नए एटम्स जनरेट नहीं होते। दैट वाज सेड इन मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो यही है हमारा एटॉमिक थ्योरी, अच्छे से याद कर लो। 5-6 पोस्टुलेट जो भी है इसके, 6 पोस्टुलेट प्लस थोड़ा सा आगे एक लाइन लिखना है, एटम को डिफाइन करना है, एंड दैट्स इट। आप ये एक अच्छे क्वेश्चन के लिए तैयार हो, आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी तैयार हो। तो इसके अलावा डाल्टन्स में एक लिमिटेशंस भी है, जैसे कि मैंने बताया लिमिटेशंस यानी कि क्या डाल्टन समझाने में सक्सेसफुल नहीं रहे।
तो उन्होंने ये जो बात बोली है ना, ये उनका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। व्हाट इज दैट? इनडिविजिबल एटम्स, एटम्स इनडिविजिबल है। तो एटम का आगे का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, वो बाद में ढूंढा गया, लेकिन वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये जो है दैट इज अ लिमिटेशन। उन्होंने जो सब बताया वो थोड़ा पार्शियली रॉन्ग था कि एटम को आगे डिविजिबल नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में किया गया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। लेकिन वो समझ सकते थे कि वो उसको फर्दर फाइंड करना बाकी था। लेकिन उसके अलावा भी गैसेस जो है, गैसेस के वॉल्यूमेट्रिक जो लॉज है, ओके, गैसेस के वॉल्यूमेट्रिक जो लॉज है उसको ये नहीं समझा पाए। और उसके अलावा आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स भी है। ये दोनों चीजें थी जो आगे पढ़ने में आएगी, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये दोनों चीजें, गैसेस, वॉल्यूम लॉज, ओके, और आइसोटॉप्स जैसे मॉडर्न साइंस के जो कंसेप्ट है, जो बाद में आफ्टर ऑल ढूंढे गए, लेकिन वो समझाने में वो जो है वो फेल हो गए। ये सारे कंसेप्ट जो है उनके पोस्टुलेट के साथ एक्चुअली में मैच नहीं करते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे उसकी उनकी जो थियरी है उसके लिमिटेशंस बोली जाती है। तो हमें एग्जाम में जो है इसके साथ उसकी लिमिटेशंस भी लिखनी होती है, ओके, तो ध्यान में रखना है। तो लिमिटेशंस क्या क्या लिखेंगे? ये इनडिविजिबल एटम बोला वो, क्योंकि वो टाइम पे स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि गैसेस के वॉल्यूम के लॉस के जो है, गैसियस आइटम्स के, गैसियस एलिमेंट्स के वॉल्यूम के बारे में जो लॉज है वो, और आइसोटॉप्स जैसे मॉडर्न टॉपिक्स को ये थ्योरी जो है वो रिलेट नहीं कर